अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू द वॉइस ऑफ पाकिस्तान। दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन हर तरह के लोगों में जो जो चीज़ यकसा होती है वो इंसान की तालीम और तरबियत होती है। हमने ये देखा है कि जो तालीम होती है वो इंसान की बेसिक मीरास होती है। जो इंसान अगर समंदर की गहराई तक जाता है या आकाश के बुलंदी पर जाता है, लेकिन अगर उसको लेके जाने वाली जो मेन जो चीज़ होती है वह इंसान की तालीम होती है। इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसको जिस कदर इंसान हासिल करता है तो इंसान उसको बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में उसके लेके चला जाता है। लेकिन जब हम इल्म की बात करते हैं, जब हम इस तरक्की की बात करते हैं और जब इसके साथ साथ इल्म हासिल करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे इस राह में हमारे लिए लीडिंग होते हैं या हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे सामने आती है। वो चीज़ ये है कि क्या हम उनसे मशावरत के बाद क्या कोई ऐसी पॉलिसी अपने मुल्क में, अपने निज़ाम तालीम में अडॉप्ट करते हैं, या उसके अलावा उनकी सोची समझी प्लान के अलावा, उनसे मशावरत के अलावा जो हम ऐसी पॉलिसी जो खुद साखत जो पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए यहाँ पे अवेल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हमारे सामने आती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमारे सामने इसमें आ रही होती हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखने की है कि जो निज़ाम तालीम है हमारे मुल्क पाकिस्तान का, क्या ये निज़ाम तालीम हमारे बच्चों के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए क्या यही बेस्ट है, या इसके साथ साथ जब हम इल्म की बात करते हैं तो जो हर साल और हर 2 महीने के बाद हमारे स्कूल कॉलेजेस के बंद किया जाता है और एक नया सिलेबस थमाया जाता है, छुट्टियाँ कराई जाती हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो भी यहाँ पे कराई जाती है, क्या वो हमारे इस तालीमी सिनेरियो में यहाँ पे रुकावट का बायस नहीं बन रही? क्या हम अपने बच्चों को इस इल्म की मिरास से दूर तो नहीं कर रहे? क्या हम अपने बच्चों को एक डिग्री तो दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन क्या हम सही मानों में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा शहरी बनाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? आपने ये देखा है कि जो इल्म का जो बेसिक मकसद जो होता है वो इंसान की इंसानियत को निखारना होता है, उसकी जो सोचने समझने की जो सलाहियतें होती हैं उनको निखारने का काम करता है इल्म। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है जो इल्म हासिल किया जाता है वो डिग्री तक महदूद हो जाता है। हम चाहे कितने ही प्यारे प्यारे नंबर्स क्यों ना ले लें, अच्छे अच्छे ग्रेड्स क्यों ना ले लें, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पे आ जाता है कि जो अगर आप इल्म हासिल करेंगे, इल्म हासिल करने के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, आपने रोज़गार कमाना है तो इस इल्म के बदौलत ये इल्म किस हद तक आपको सपोर्टिव रहेगा आपको एक अच्छा रोज़गार दिलाने में। बदकिस्मती से ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ तो जो अच्छे अच्छे ग्रेड्स हमारे स्टूडेंट्स ले लेते हैं, हमारे बच्चे ले लेते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रीज उनके पास होती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें उनके पास होती हैं, लेकिन जब वो 25 साल के बाद, 26 साल के बाद अमली ज़िंदगी में जाते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, अपनी कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए जाते हैं, तो क्या वो कामयाब होते हैं या नहीं होते? वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी। वो क्या चीज़ देखने को मिलती है? वो चीज़ ये देखने को मिलती है कि हमारे वालिदैन, हम सब उसमें शामिल हैं, पूरा मुल्क पाकिस्तान शामिल है, तमाम दुनिया के और भी ममालिक शामिल हैं, कि हम अपने बच्चों को 26 साल तक, 25 साल तक हम उनको यही कह रहे होते हैं कि बच्चे आपकी जो अपनी जो कंसंट्रेशन होती है, पूरा जो फोकस होता है अपनी तालीम पर दें, आपने कोई और एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करें। जब 26 साल के बाद उसकी तालीम कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो ग्रेजुएशन करता है, मास्टर डिग्री करता है, उसके फ़ौरन बाद जब बच्चा आला तालीम हासिल करके अपना काम फारग करके हमारे घर में पहुंच जाता है, अपने घर में पहुंच जाता है, उसने अपना तो काम पूरा कर दिया, अच्छे ग्रेड्स ले लिए, अब हम एकदम उससे ये फरमाइश करना शुरू कर देते हैं कि जनाब आपने तालीम तो ले ली, तो अब ये कहें कि आप जाएं बाहर जाकर कोई जॉब तलाश करें, कोई नौकरी पर तलाश करें। हमारे ख्वाहिश ये होती है कि जो ही हमारा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे उसके फ़ौरन बाद उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन क्या कितना आसान है हमारे मुल्क पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, या सब कॉन्टिनेंट के जितने भी ममालिक हैं उनके लिए, दुनिया के जितने जो ममालिक हैं उनके लिए कितना आसान है कि जो हमारे बच्चे होते हैं तालीम हासिल करने के फ़ौरन बाद उनको किस हद तक जॉब मिलती हैं, किस हद तक वो कामयाब रहते हैं और किस हद तक वो नाकाम रहते हैं। ये तमाम की तमाम बातें आज की इस मौजू का हिस्सा होंगी और आज हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर, JNN टेलीविजन नेटवर्क से ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाता है। और मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में, जिनको मैंने यहाँ पर जहमत दी है, सबसे पहले हैं जनाब सरदार गुल ज़ुबैर साहब, और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, और इसके साथ साथ मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, ऑनर भी हैं, और स्कूल को भी गवर्न कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और इनके साथ साथ जनाब डॉक्टर तारक महमूद साहब हैं, कोऑर्डिनेटर रावल टाउन और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और हमारे तालीम भी हैं, और जी अपना एक स्कूल भी चला रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान स्कूल के नाम से इनकी ब्रांच है, और ये उसका भी वहाँ पे रन कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले हम बढ़ेंगे सरदार साहब की जानिब, सरदार गुल ज़ुबैर खान साहब तरफ कि जो हमारा निज़ाम तालीम है,
हमारे बच्चे तो अपने हिस्से का काम कर गुजरते हैं, 26 साल की एज में अच्छे अच्छे ग्रेड्स लेके हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन 26 साल गुजरने के बाद क्या उनको जो हमारे जो तवक्कुआत होती हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और उससे स्कॉलर बनना है, पायलट बनना है, क्या वो उसकी ख्वाहिशात उस डिग्री के साथ जो हम रखते हैं क्या वो पूरी होती हैं या नहीं पूरी होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस टॉपिक की तरफ आपने निशानदेही की है ये बहुत ही एक वसी टॉपिक है। चंद लम्हात में कोशिश करूँगा कि एक जामे इसका जवाब दे सकूँ। बेसिकली हमारा निज़ाम तालीम जो है 70 सालों से एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे ही चल रहा है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे इमरान खान साहब का एक विजन था जिसके तहत सिंगल नेशनल करिकुलम मार्केट में लाया गया। अब सिंगल नेशनल करिकुलम जो क्वेश्चन आपका है उसका जवाब उसमें मौजूद है कि पहले हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे या जो तरीक़ा तदरीस था उसमें रटलाइजेशन ज़्यादा थी, बच्चों को नंबर दौड़ में एंगेज किया गया। अब अगर 1100 में से 150 नंबर बच्चा ले लेता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल उसके जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो अब जो निज़ाम तालीम राइज किया जा रहा है उसका बेसिक मकसद ही यही है कि जब हमारे बच्चे जब डिग्री से फारिग हों तो वो किसी प्रैक्टिकल फील्ड में जाने के अहल हों। तो ये बेसिकली था इस नए निज़ाम तालीम की जो बुनियाद है वो ये है। नई निज़ाम तालीम की बुनियाद तो ये है, लेकिन एक बच्चा अपनी ड्यूटी पूरी करता है और उसके बाद उसने 26 साल में बड़ी मेहनत के साथ मोहतरम डॉक्टर साहब उसने नंबर भी ले लिए हैं, अच्छी ग्रेडिंग भी ले ली है और साथ अच्छी डिग्री भी ले ली है और वह अपने वालिदैन के उस उमंगे में इसके साथ हैं, उम्मीदें में साथ हैं। जब वो मार्केट में जाता है, जब वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, उसकी कितनी मुश्किलात होती हैं? देखिए जी, उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात उस वक्त फ़ेस करनी पड़ती हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी निज़ाम तालीम है इसमें टेक्निकल एजुकेशन साथ जो है ना ऐड की जानी चाहिए, ताकि जिस वक्त एक बच्चा एजुकेशन हासिल करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो वो इस काबिल हो कि वो जो है ना प्रैक्टिकली अपने काम जो है ना वो सारे अंजाम दे सके। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर साहब यहाँ पे देखने की ये भी है कि एक बच्चा है उसको तो नहीं आइडिया होता है कि इससे पहले कि उसने जो उसका जो हम कहते होते हैं एक बच्चा तो वही कर रहा होता है। हम कहते हैं बच्चे आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है और अपने फजूलियात में कभी भी नहीं उलझना, आपने अपने स्कूल के कंसंट्रेट करना है, कॉलेज में यूनी में आपने डिसिप्लिन के साथ रहना है, वो तो अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। क्या हमारे यहाँ फेलियर है या जो हमारे सिस्टम के यहाँ फेलियर है? जी बिल्कुल सिस्टम का फेलियर है जी। मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत का काम है कि रियासत एक प्रॉपर गाइडलाइन दे जिसके तहत जो है ना बच्चे इस सिस्टम में आए। और आप पूछेंगे जनाब सरदार साहब से, सरदार साहब हमें ये बताएं कि जब एक रियासत का ये काम है कि बच्चे को ना सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, बच्चे को प्रोफेशनल एजुकेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, बच्चों को ऐसे स्किल्स वहाँ पे ड्यूरिंग एजुकेशन उसको आने चाहिए, सिखाने चाहिए, ताकि जब वो बच्चा उस डिग्री की कंसर्निंग जो फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा वहाँ पे अगर बायोलॉजी में उसने यहाँ पे मास्टर्स किया है, इकोनॉमिक्स में किया है या उसने फाइनेंस में किया है, इसके रिगार्डिंगली हमें उसको ड्यूरिंग उसकी स्टडी के दौरान हमें उसके ऐसे इंटर्नशिप का ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, इंटर्नशिप की जो इंटर की फ़ौरन बाद, ताकि जब बच्चा मास्टर के बाद या बैचलर के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाए उसके लिए आसानी पैदा हो। आप क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें जब तक हमारी एजुकेशन प्रैक्टिकल नहीं होगी उस वक्त तक ये नताइज अखज़ नहीं किए जा सकते। अभी तक एक बच्चे को मैंने जैसे पहले बताया ना कि नंबर की दौड़ में शामिल कर दिया गया। अब दिन रात वो बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी स्टडी के साथ साथ हमारी एजुकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल लर्निंग हो। ठीक है, अभी जो आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स, वो यही होते हैं कि बच्चा लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली अपने आप को कैसे एंगेज करेगा। अब वो 16 साल की डिग्री लेने के बाद जब किसी प्रैक्टिकल किसी भी फर्म में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वहाँ की एक अलग दुनिया है, उसके लिए वो बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म होगा। वो अपने आप को वहाँ जो है अजनबियत उसको महसूस होती है कि मैं तो कुछ और पढ़ के आया था, उसका प्रैक्टिकली यहाँ कुछ और है। तो हमारे जो सिलेबस है या जो हमारा सिलेबस है उसको उस चीज़ के साथ यानी सप्लाई एंड डिमांड के साथ मुताबिकत होनी बहुत ज़रूरी है। मेन कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें सबसे पहले जब बच्चा हमारा एंटर में जाता है तो बच्चे की कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ देखें कि बच्चा हमारा अगर जो मैट्रिक में अच्छे ग्रेड्स लेता है, पहले बच्चे को पूछना चाहिए कि बच्चे आपने साइंसेज सब्जेक्ट्स में जाना है या आपने इंजीनियरिंग साइड पर जाना है या आपने कंप्यूटर IT की तरफ जाना है या आपने बिजनेस साइड पर जाना है या आपने जनरल साइड पर जाना है।
देखिए इसमें हमारे ना पेरेंट्स का भी काफ़ी अहम रोल है। बेहतरीन कि रोल है इसमें। हम बच्चे की सलाहियतों को मद्देनजर नहीं रखते। हम बाई फोर्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हो सकता है उसके अंदर कोई और आर्टिस्टिक जो है वो टच मौजूद हो, तो इन सलाहियतों को टीचर जो है वो बेहतर तौर पर जो है उजागर कर सकता है। तो हमें बच्चों की सलाहियतों को मद्देनजर रखना चाहिए। हमें इस प्रोफेशन जो हम बाई फोर्स उसे डॉक्टर ना बनाएं। हाँ। हो सकता है उस बच्चे का इंटरेस्ट किसी और में हो। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसके लिए इंटर लेवल पर एटलीस्ट कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम बच्चे की साइकोलॉजी के मुताबिक देख सकें कि इसका रुझान किस तरफ है, और फिर अगर हम उस बच्चे को उस फील्ड में डालेंगे तो उसका जुनून, पैशन शामिल हो जाएगा और वो अच्छे नताइज अखज़। बड़ी प्यारी बात आपने की कि हम पहले बच्चे को और उसके वालिदैन को इंगेज करें, उनसे पूछें। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जो हमारा बच्चा फॉर एग्जांपल उसको तो नहीं आइडिया होता, फॉर एग्जांपल हम ये देते हैं कि जब एक बच्चे के अच्छे ग्रेड्स आते हैं तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा बहुत लायक है और इसने इतने अच्छे गुड ग्रेड्स लिए तो इसको हमें डॉक्टर बनाना चाहिए और मेडिकल जो फील्ड है उसमें इसको लेके जाना चाहिए। लेकिन समहाउ बच्चे की हम उसकी रजामंदी नहीं जान रहे होते। बच्चे की रजामंदी कितनी ज़रूरी है? बच्चे की रजामंदी इंतहाई ज़रूरी है जी। जब तक वो इस चीज़ के पे इसके बात के ऊपर एग्री नहीं होगा तो वो आगे चल नहीं पाएगा। ये इंतहाई अहम पहलू है कि वो इस चीज़ के ऊपर एग्री हो। इसके लिए जैसे गुलज़ुबैर साहब ने फरमाया कि वालिदैन भी इसको चेक करें और टीचर्स भी इसको देखें कि उसकी लाइन क्या है, वो किस लाइन के ऊपर जाना चाहता है, वो कहाँ तक जो है ना वो उसकी सिमत क्या है। और साथ ये भी देखें कि बात का होता है कि गरीब घराने के बच्चे होते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। अब उनके वालिदैन की ख्वाहिशात तो यही होते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, उनके वसाइल नहीं होते। फिर ऐसी सूरत हमने क्या किया जाए? देखिए जी, वालिदैन को भी ये देखना, पहली बात तो यह है कि वालिदैन को ये देखना है कि हमारे बच्चे की सिमत क्या है, उसको देख सकें। और रियासत का भी ये काम है कि ये लायक बच्चों को वो प्रॉपर जो है ना वो वे प्रोवाइड करें। बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। अब आपकी तरफ जाएंगे सर तारक साहब, आप मुझे बताए हैं कि देखिए कि हमारे यहाँ कोरोना का तो रोना रोते मतलब स्टिल टाइम हम लोग इस कोरोना का रोना रो रहे हैं। सबसे अगर अफेक्टेड जो डिपार्टमेंट हुआ है वो हमारा एजुकेशन सेक्टर हुआ है। लेकिन आए रोज़ कभी हम इससे मुझे कह रहे होते हैं भाई अभी लॉकडाउन है, सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए, गैर मायना मुद्दत के लिए बंद कर दिया जाए, ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया जाए, फिर खोल देते हैं, फिर उसको ऑफ कर देते हैं, फिर खोल देते हैं। अब देखें कि जहाँ पे एग्ज़ाम का जो सिनेरियो आपके सामने रखा, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा एक ट्रेलर ही चलाया गया। बच्चों को आता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी चलो ना होने से बेहतर था कि उनको वहाँ पे एक टेस्ट से गुजारा गया। तो क्या कहेंगे ये बताओ, ये स्कूलों का बंद होना फिर खोल देना, इसके बारे में? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोविड हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी, पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज़ थी। लेकिन हमें जिस तरह कि हमने पहले 1.5 साल बच्चों का ज़ाया कर दिया, स्कूल्स बंद रखे, सबसे पहले स्कूल इफ़ेक्ट हुए, बंद किए गए और सबसे आखिर में इसको खोला गया। जबकि WHO की एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना का 1% या पॉइंट समथिंग % उससे बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमने उस पीरियड के दौरान भी कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाई। अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो बहुत नुकसान उठाना पड़ा बच्चों की तालीम के हवाले से, और ये नुकसान आइंदा कई सदियों तक शायद हम पूरा ना कर सकें। तो सबसे पहले कोरोना के दौरान हमें कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी कि स्कूल किसी न किसी तरीके से एंगेज रहें, बच्चे एंगेज रहें, स्कूल खुले रहने चाहिए। आप 6 डेज़ अ वीक नहीं खोल सकते, आपको एटलीस्ट 3 डेज़ खोलने चाहिए। 3 डेज़ नहीं खोल सकते, एटलीस्ट 2 डेज़ आप बच्चे को इंटरेक्शन रखें। टाइम रिड्यूस कर दें आप, ठीक है, 6 आवर्स नहीं पढ़ा सकते, 3 आवर्स बच्चे को स्कूल आने दिया जाए। क्योंकि जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं वो ऑनलाइन लर्निंग हासिल ही नहीं कर सकते। फिर हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर ऑनलाइन जो है टोटली एक फ्लॉप है, मैं ऐसे यही समझूंगा। स्कूल लेवल पे छोटा बच्चा है, जब तक वो फिजिकल इंटरेक्शन टीचर के साथ नहीं करता उस वक्त तक वो सीख नहीं सकता। अब हमारे यहाँ फाइनेंशियली इतने प्रॉब्लम्स हैं कि एक पेरेंट, उसके 3-4 बच्चे हैं तो सबको अलग से जो है वो गैजेट्स ख़रीद के नहीं दे सकता। फिर अगर गैजेट्स ले भी दे, इलेक्ट्रिसिटी के इतने प्रॉब्लम हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप नहीं ले सकते, ठीक है, टेक्नोलॉजी का फुकदान है, गुर्बत ज़्यादा है। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप देखें तो एट द एंड स्टूडेंट सफ़र किया है। तो अभी भी हमने अपनी उन कोताहियों से सीखा नहीं है। अभी भी रिसेंटली आप देखें कि 1 वीक के लिए आपने लॉकडाउन कर दिया, स्कूल्स बंद कर दिए, जबकि देखें पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कोई ऐसा सबसे ज़्यादा फॉलो SOPs को स्कूल्स ने किया, जिसके तमाम महकमे गवाही दे सकते हैं कि हमारे बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस के अंदर
प्रॉपर SOPs को फॉलो किया गया, जो SOPs हुकूमत पाकिस्तान ने दिए। तो उसके बावजूद स्कूलों को बंद करना, यकीनन ये तालीम दुश्मनी, हम इसे गर्दानेंगे और तो कुछ नहीं कह सकते। और एक और चीज़ भी हम आपके सामने रखेंगे कि देखिए कुछ पिछले 1.5-2 सालों से जब से हमारा स्कूल कॉलेज बंद है, जो नए नए बच्चे वहाँ पे गए हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में गए हैं, तो उन्होंने तो असेंबली देखी ही नहीं है भाई, उन्होंने तो ऑनलाइन ही देखा है। और आज मैं ये समझता हूँ कि 1 महीना ही हुआ था, उन्होंने एक नई असेंबली देखी थी, वहाँ प्रेयर हो रही है, उन्होंने एक नया रुझान देखा, एक नया सिनेरियो देखा, फिर वो इसको कितना मिस करेंगे। सर देखें, बेसिकली हमारे यहाँ जो प्ले ग्रुप या नर्सरी में बच्चा जो है 3.5-4 साल का बच्चा दाखिल हो जाता था, अब 2 साल से वो घर बैठा हुआ था, अब उसकी उम्र तकरीबन 6-6.5 साल की है। तो उसके जो हम उम्र बच्चे थे वो इस वक्त क्लास प्रेप और 1 में जा चुके हैं, और वो बच्चा आज ABC पे आ रहा है, फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, कि एनवायरनमेंट देख रहा है, तो ये जो लॉस है ये सारी उम्र उसके साथ चलेगा। बिल्कुल सही। और इसका जिम्मेदार आखिर किसी को तो तयन करना है कि इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। सही। तो हमें इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि चाहे कुछ भी हो, एट एनी कॉस्ट हमें तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तालीम पे हमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब देखें, एक सवाल यहाँ पे हमारे जहन में पैदा होता है कि मीन्स कि हम किस समत में जा रहे हैं। ठीक है, कोरोना है, सब कुछ है, जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोनों के बाद जहाँ पे उन कंट्रीज़ में जहाँ पे ये जंगें लड़ी, आपको ये भी इल्म होगा कि सन तकरीबन 2 करोड़ समथिंग लोग वहाँ पे मारे गए, और लोगों को जो मेन जो मरने की वजह थी वो खुराक की किल्लत थी और बीमारियों की बाइस लोग मरे वहाँ पे। लेकिन इस कदर भी इस संगीन हालात के बावजूद उन लोगों ने जो सबसे पहले जो काम किया, उन जो कंट्री से, वो मुल्क से उन्होंने जो जिस सिनेरियो को वो देखा, इसके बावजूद उन्होंने जो अपने जो तालीमी जो इंस्टीट्यूशन से, जो उनकी जामियात थी, जो उनके स्कूल से, जो उनके कॉलेज से, सबसे पहले उनको इस्टेब्लिश किया और उनको वहाँ पे गवर्निंग का स्टाफ दिया और उनको वहाँ पे एक दफ़ा फिर खोला। वो जो बच्चे थे उन नासाजगार हालात में भी उन्होंने स्कूल को नहीं छोड़ा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देखें जी, मैं तो इसमें ये एग्जांपल कोट करता हूँ कि हम और चाइना ऑलमोस्ट जो है ना इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। चाइना वालों ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया है, चाइना ने एक अच्छे इंस्टीट्यूट दिए और अच्छे टीचर्स दिए। आज अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे टीचर्स की बिना पर वो पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। और उनका अगर मद्दे मुकाबल हम देखें अपना स्कूल सिस्टम, तो हमारा स्कूल सिस्टम देख लें, उनके हमारे सिस्टम में उनमें क्या क्या फ्लाज पाए जाते हैं। बहुत प्यारी बात की। और आपने कि और एक चीज़ यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इस तरह कि जब हमारे अपने बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं कि बाबा ये आपने पढ़ा है, और क्या हमें तो छुट्टियाँ होती हैं, और क्या आपको दौर में छुट्टी हो रही थी, ये बातें सुनने को मिल रही हैं आज भी हमें। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो मैंने बच्चे से, अपने बच्चे के मैं पूछता हूँ, हम अपने बच्चों से पूछते हैं, बच्चे स्कूल कैसा लगा? कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने स्कूल में अपने टीचर्स से मिला और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे मैं मिला। एक स्कूल का जो एटमॉस्फेयर मैं उसको बहुत मिस कर रहा था, और मैं जब इतने अरसे के बाद स्कूल में गया तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब ये देखिए कि अगर स्कूल में अगर बच्चे स्कूल को मिस करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब आज अगर 1 साल 2 साल हो गए हमने अपने बच्चों की इस तालीमी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी हमने उनसे महरूम रखा हुआ है, स्कूल से महरूम रखा हुआ है। घर में आप उनको कितना ही बेहतरीन पढ़ाएं, लेकिन जो स्कूल का जो माहौल होता है, जो इंस्टीट्यूशन का माहौल होता है, वो हम बिल्कुल भी उनको नहीं दे सकते। ऐसे सूरत हाल में बच्चों को क्या करना चाहिए? वालिदैन को अपने घरों में बच्चों को कैसे इंगेज करना चाहिए? आप क्या तरीके बताएंगे? देखें, जब से कोरोना के दौरान सबसे बैड इफ़ेक्ट यही हुआ कि हमने बच्चों के हाथों में मोबाइल्स दे दिए। ठीक है, अब मोबाइल्स की जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ उसकी नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे अभी इस स्टेज पे होते हैं कि वो शायद अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज करके नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर देते हैं। तो घरों के अंदर का माहौल, अब नो डाउट कि पेरेंट्स को टाइम मिला अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने का, तो उनको चाहिए था कि उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। उनके लिए उनके साथ वक्त गुजारें, पेरेंट्स उनको स्टडीज़ की तरफ लेकर आएँ, खेल कूद की तरफ उनके साथ रखें। लेकिन क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ लॉकडाउन था, बाहर भी आप नहीं जा सकते थे, तो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे हमारे बच्चे। और जब तक बच्चों स्कूल के अंदर स्पेशली सिर्फ एजुकेशन नहीं दी जाती, बच्चे की फ़िज़िकली ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ ये साइड बाय साइड चलती हैं। तो हमने इन बच्चों को महरूम रखा, महरूम से रखा। और दूसरी बात यह कि अगर हमने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा कर ही दिया था भाई, तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत वक्त से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जितने भी जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को टैब्स लेके दिए हैं, मोबाइल फ़ोन लेके दिए हैं, एटलीस्ट जो वहाँ पे जो अदर जो एप्लीकेशन हैं उनको बैन किया जाए, जो कार्टून हैं वहाँ पे डिफरेंट किस्म के गेम्स हैं उनको बैन किया जाए। एटलीस्ट जो वहाँ पे जो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन जो दी जाती है,
तो उसी की रेलिवेंटली जो वहाँ पे ऐसे ऐप्स वहाँ पे रखी जाएँ, ऐसे मवाद वहाँ पे रखे जाएँ ताकि बच्चा उसको लर्न कर सके। आप देखें कि वहाँ पे एक बच्चा जो ऑनलाइन क्लासेस से फ्री होता है तो वहाँ पे ट्यूमर जेरी लगा होता है, कुछ और कार्टून वहाँ पे लगे होते हैं। अब बच्चों की जो कंसंट्रेशन होती है वो एकदम वहाँ से शिफ्ट होके मतलब जो उन्हें पढ़ा होता है, जो उनकी याद होता है, एकदम वो स्किप कर जाता है उनके माइंड से। और जो ऐसे कोरोना के दौरान जो उनकी हरकतें सामने आती हैं तो वो भी मतलब कोई खास नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उनको देख के, कार्टून को देख के ऐसी हरकतें होती हैं। सर देखें, बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत हमें भी मौसूल हुई हैं इसी तरह से कि उनके बच्चे मुख्तलिफ गेम्स के अंदर इंडल्ज हो चुके हैं, और वो ऐसी साइकोलॉजिकल गेम्स हैं जो कि आपके बच्चे को ज़हनी तौर पर मुंतशिर कर देती हैं। अब वो ना तो पेरेंट्स की बात सुनने को तैयार हैं, वो जैसे ही उसको मौका मिलता है वो बच्चा गेम्स में इंडल्ज हो रहा है, और ऐसी गेम्स हैं जो कि टोटली उसका कोलैप्स मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल कोलैप्स है, बिल्कुल कोलैप्स है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चों की जो उनकी मेंटल जो ग्रूमिंग हो रही होती है उससे ये बहुत नुकसानदेह होती है। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में जो अगर हमारे बच्चे लॉकडाउन के सिनेरियो में स्कूल में नहीं जा सकते, और जब हम ये देखते हैं कि हमारे पार्क्स टोटली बंद हैं, गर्मी का भी सीज़न है, और ना हम किसी के घर जाते हैं, ना कोई हमारे घर भी आता है, तो ऐसी सूरत हाल में वालिदैन को क्या चाहिए? वो अपने बच्चों को कैसे इंगेज करें, पढ़ाई की तरफ कैसे लेके जाएँ? सबसे पहली बात तो ये है कि वालिदैन जो है ना अपने बच्चों को टाइम दें, अपने उनको इन गेम्स में जो है ना ये अपना मोबाइल गेम्स में या इस किस्म की गेम से निकाल के छोटी मोटी इंडोर गेम्स हैं अपने घरों में। बच्चे वालिदैन अगर बच्चों को टाइम देंगे तो वो इंडोर गेम्स में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं और बच्चे इंगेज होने के लिए भी तैयार हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की, और बात को सिलसिला जारी सारी रहेगा क्योंकि बात हो रही है आज एजुकेशन के एतबार से। आपको पता है कि एजुकेशन जो मेन बोन होता है किसी भी इकोनॉमी की स्ट्रेंथन के लिए, जो क्योंकि बच्चे आज के जो बच्चे हैं ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम अपने फ्यूचर को इसी तरह अपने आँखों देखते और अपने हाथों से तबाह करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि कल की अच्छी नवीद हमारे लिए बिल्कुल नहीं होगी। हम अपने इन बच्चों को जो आज जिनके साथ हम खेल रहे हैं, जिनको आज हम उनको एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने के लिए आज हम दर पे कोशिशें कर रहे हैं और उनको एक अच्छा पाकिस्तानी बनाने के लिए ख्वाब देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेन जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी यही है कि अपने बच्चों को एंगेज किया जाए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। दिन भर के इंसान की कितनी भी मसरूफियात क्यों ना सही, इंसान, मैं मानता हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन जो अपनी फैमिली को जो टाइम देते हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो कीमती टाइम होता है वो यही होता है। क्यों कि बच्चे सुबह जब जा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, और शाम को 1:30-2 बजे बच्चे अपने स्कूल से अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद बच्चों ने ट्यूशन सेंटर जाना होता है, साथ जो डिफरेंट किस्म के मदारिस होते हैं, इस्लामी तालीमात के लिए जाना होता है। फिर जब वापस आते हैं मगरिब को टाइम हो रहा होता है। फिर जब वालिदैन जो मगरिब के बाद अपने घर में पहुँचते हैं, अपने घरों में पहुँचते हैं, तो फिर वो थके हुए होते हैं। तो बच्चे उनके साथ इंटरेक्शन चाह रहे होते हैं, उनसे मिलना चाह रहे होते हैं, उनसे बातचीत करना चाह रहे होते हैं, बहुत कुछ सीखना चाह रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वालिदैन के पास टाइम नहीं होता। वालिदैन ये सोचते हैं कि हमने फ़ीस पे कर दी और ट्यूशन की वो जो टीचर है उसको भी दे दी, स्कूल में भी दे दी, और हमने अपना हक अदा कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम अपने बच्चों को खुद से टाइम नहीं देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो जनाब अभी टाइम हो जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए, और जब हम ब्रेक से मुड़ के आएंगे तो हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि नई जो एक हिकमत अमली जो इल्म की इस दुनिया में पाकिस्तान ने रोशन कराई है उसके ऊपर हम ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर और वॉइस ऑफ पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और वक्त भी जाने से पहले मैंने ये कहा था कि हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि जो एक नया जो निसाब पाकिस्तान में जो हुकूमत पाकिस्तान ने जितने भी तालीमी इदारे थे उन्होंने यकसा तौर के ऊपर उसकी यकीन देने की रही है कि तमाम जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर एक ही निसाब पढ़ाया जाएगा। तो इसको लेके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका क्या फ़र्क सामने आता है, और सर से ये भी जानेंगे कि क्या ये इस नए निज़ाम से क्या जो गरीब जो आदमी था उसकी सेटिस्फेक्शन हुई है या नहीं हुई। जी डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ जी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर कभी बराबर नहीं हो सकते और ना हो सकते हैं,
ठीक है, गवर्नमेंट इस लेवल पे इसके लिए बड़ी कोशिश की जा रही है, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो जैसे गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन देखें, जितनी प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जो एजुकेशन है वो एक्टिविटी बेस जो है ना हम लोग करवाते हैं, जबकि गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कोई जो है ना वो फुकदान है इसका। जी जी। और एक और चीज़ आपने ये भी देखी डॉक्टर साहब कि अगर यहाँ पे अगर इंडिविजुअली इस सिलेबस की बात की जाए तो एक चीज़ हमारे सामने आती है, वो ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं उनमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता था और अब वही सिलेबस जो प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक्टिविटीज़ का मेरे ख्याल में फ़र्क था इससे पहले, कि जो एक्टिविटीज़ जो प्राइवेट स्कूल में दे रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे निसाबी एक्टिविटीज़ नहीं होती, गैर निसाबी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाने से प्रेफर कर रहे होते थे, जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो रहा होता। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। प्राइवेट सेक्टर में जो है ना एक्टिविटी बेस बिल्कुल है, और गैर नसाबी सरगर्मियों के साथ नसाबी सरगर्मियाँ भी जो है ना वो एक्टिविटी बेस के ऊपर जो है ना वो हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान स्कूल आप चला रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त, उनका नाम ही काफ़ी है। मैं ये समझता हूँ कि जो जितने हमारे साइंटिस्ट पैदा होंगे और वो उनको अपने इस बाबाए टेक्नोलॉजी कहेंगे उनको, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर हम बने हैं दुनिया में, सर अपने फ़ख्र से बुलंद करके चलने वाली एक कौम बने हैं, तो ये मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की ही मेहनतों का वो समर है कि जिसकी वजह से आज हम दुनिया में हमारे इंडिविजुअल जो हमारी पहचान है। तो स्कूल चलाते हुए कितनी आसानी है आपको, और लोग आपको कितने अप्रिशिएट करते हैं और कितने कोऑपरेट करते हैं? मैं समझता हूँ जी कि स्कूल बहुत, ये एजुकेशन सेक्टर, सबसे पहली बात एजुकेशन सेक्टर है, तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, और हम उस्ताद हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होती है कि हम आने वाली नस्ल को आगे लीड करके चल रहे होते हैं। ज़बरदस्त। और अब अब्दुल कदीर खान साहब कितना विजिट करते हैं साल में, को आते भी हैं या? आजकल तो पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले आवाम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आजकल उनकी सेहत ठीक नहीं है, आवाम से अपील है कि उनके लिए दुआ फरमाएं। तो डॉक्टर साहब जो है ना हमारे पैटर्न इन चीफ हैं जी, उनकी इन्वॉल्वमेंट इस सिस्टम में होती है। गुड, ज़बरदस्त। और अभी बढ़ेंगे जनाब सरदार साहब गुजरे। सरदार साहब हमारे जानवा फरमाए कि जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज़ यहाँ पे लॉन्च करती है, गवर्नमेंट खुद से बंद कमरे में अपने जो एक्सपर्ट होते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि एक्सपर्ट कैसे होते हैं भाई, लेकिन वो जो प्राइवेट स्कूल की इतनी बड़ी जहाँ पे रीच है, प्राइवेट स्कूल की इतनी बड़ी उनकी क्लॉथ है, और मैं ये समझता हूँ कि जब तक जो प्राइवेट स्कूल नहीं हैं तो मैं हैरान हूँ कि मतलब उनको मशावरत के बगैर ऐसे ऐसे फैसले किए जाते हैं। अभी प्राइवेट स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उन्होंने कहा इसको यहाँ पे बंद कर दो, स्कूल को, कॉलेजेस को। ये क्या है, वो आपको क्यों नहीं इंगेज करते? सर बस बदकिस्मती समझिएगा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तलबा की रेशो है 60%, बल्कि मोर देन 60% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल ने संभाले हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर ने संभाले हुए हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूल लेवल्स हैं। 40% का बोझ गवर्नमेंट ने खुद उठाया हुआ है, जबकि हमारे आइन के अंदर है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर रियासत हर बच्चे को मुफ्त तालीम भी दे। मुफ्त तो छोड़ ही दें, ठीक है, तो कम से कम रास्ता उनके लिए छोड़ें। अब यहाँ रातों रात ट्वीट्स पे जो है वो गवर्नमेंट चल रही है, एक ट्वीट आता है जी कि सुबह से स्कूल बंद हैं। अब सुबह कई वालिदैन वो गैजेट्स यूज़ नहीं करते, वो सुबह बच्चों को स्कूल तक लेके जा रहे होते हैं, वहाँ से वापस ला रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से हमें अब बाहर निकल आना चाहिए। वेरी नाइस। मेरे साथ रात को ऐसा ही हुआ, और रात को मैं जब बच्चे को पढ़ा रहा था भाई, इतना मुझे टी का मुझे मैसेज आया, मैंने कहा देख क्या कहाँ से बिल है, तो स्कूल एग्जाम की तरफ से मुझे मैसेज मिला था भाई कि आपका स्कूल आज ऑफ है। आई डोंट नो कि ये क्यों ऑफ है, लेकिन उन्होंने कहा बस सिर्फ ऑफ है। देखिए हम लोग मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि हमसे कोई भी स्टेप उठाने से पहले हम इन मेजर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करें, और उसमें फ़ायदा अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही है। उसको अपना जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट करवाने में आसानी होगी। तो देखें, जब आप डिक्टेटरशिप का दौर तो है नहीं, जमहूरियत है, तो ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें आप बाई ऑर्डर चला रहे होते हैं, और बाई ऑर्डर के अंदर कई दफ़ा हम देखते हैं कि असातिज़ा की तजलील की जा रही होती है। और एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात की कि अगर मेजर स्टेक होल्डर्स को अगर गवर्नमेंट इंगेज नहीं करती, फिर गवर्नमेंट फिर किसको इंगेज करना चाह रही है? और एक ऐसा वजीर कि जिसका इल्म के साथ, जिसके तालीम के साथ कोई तल्लुक़ ही नहीं है भाई, ना वो किसी स्कूल का, किसी इंस्टीट्यूशन का वहाँ पे प्रिंसिपल रहा है, ना ऑनर रहा है, ना कोई टीचर रहा है, उसके पकड़ के हम यहाँ पे मिनिस्टर तो बना चले देते ही हैं, लेकिन क्या वो इतना तो एटलीस्ट वो शख्सियत ज़रूर कर सकती है कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठाया जाए, उनके साथ मशावरत की जाए, उनकी भी सुनी जाए। बेशक माननी हमने अल्टीमेटली आप ही की है, लेकिन एटलीस्ट इंसान की सुनवाई तो होनी चाहिए। डॉक्टर साहब
जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं ये समझता हूँ कि देखें प्राइवेट स्कूलों के साथ जो है ना गवर्नमेंट का जैसे हम समझते हैं कि सौतेली माँ का जैसे सलूक है। देखें हमारे लिए तो जो ऑलमोस्ट जो बिल्डिंग्स हैं हमारी जी, जी। वो रेंटल बिल्डिंग्स हैं। रेंटल बिल्डिंग्स होती तो जो मालिक मकान है या जो जिसकी बिल्डिंग है वो उसने तो किराया लेना है, और इसी तरह जो है ना टीचर्स का भी चूल्हा इसी से चलना है, और बिलिंग भी जो है ना इस गवर्नमेंट में आके सारी कमर्शियल हो गई है, और वो सारे के सारे बिल हमें पे करने ही करने हैं। तो ये सारा वो सिनेरियो सारे बिल पे करने हैं, वो सारे रेंट आपने पे करने हैं, वो तमाम चीज़ें पे करनी हैं, और स्कूल आप चलाने नहीं देते, और स्टेक होल्डर जो आप उनको कमर्शलाइज आपने कर दिया भी है, बिल्स उसी हिसाब से आ रहे हैं। लेकिन जब आप स्कूल बंद करते हैं तो एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट से ये मेरी इल्तमास है कि इनको ज़रूर इंगेज किया जाए, और ये पूछा तो जाए एटलीस्ट कि आपकी क्या इसमें राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहिए। सर देखें, कोरोना के दौरान गवर्नमेंट ने तकरीबन हर सेक्टर को नवाजा, उनके लिए मराठी पैकेज अनाउंस किए गए। एजुकेशन सेक्टर वाइज सेक्टर था जिसके लिए सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किया गया, ना उनके लिए कोई बेल आउट पैकेज तैयार किया गया। हमने गवर्नमेंट से बारहा दरख्वास्त की कि एटलीस्ट हमें आप इंटरेस्ट फ्री लोन ही दे दें, ताकि हम अपने स्कूल के रेंट वगैरह, टीचर्स की सैलरीज वगैरह, इन चीज़ों को एंगेज कर सकें। आप बिलीव करें, ड्यूरिंग कोरोना बहुत सारे हमारे छोटे स्कूल्स जो थे वो बंद हो गए, क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहे थे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल एजुकेशन सेक्टर को इस तरह इग्नोर किया हुआ है जैसे ये उनकी फहरिस्त में शामिल ही नहीं। उनकी फहरिस्त में शामिल नहीं है। और आप ये देखिए कि कितने, जिस तरह हमने पहले बात की जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया, अब इसका मैं जवाब भी लूँगा, डॉक्टर साहब की इंगेज करूँगा कि देखिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक बच्चा जब 26 साल लगाता है बड़ी मेहनतों के साथ, एक बच्चा जब अपनी तालीम कंप्लीट करता है और अच्छे ग्रेड भी आ जाते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है जॉब के लिए तो फिर जॉब नहीं मिल रही होती, फिर वो तंग आके फिर 6-7 हज़ार की एक जॉब शुरू करता है किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी कॉलेज में, 8-10 या 12-15-18 हज़ार से मैक्सिमम नहीं दे रहे होते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वो एक जो हमारा पढ़े लिखे जो तबका है, जो हमारे पढ़े लिखे जो बच्चियाँ हैं, उन्होंने जब किसी प्राइवेट स्कूल में या कॉलेज में वहाँ पे अपनी जॉब शुरू की है, और साथ साथ वो बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी रहे हैं, और जो गवर्नमेंट इसी ऐसा में जो स्कूल बंद कर देगी, यूनिवर्सिटी बंद कर देगी, और फिर एकदम छुट्टियाँ आ जाएंगी, तो फिर उनको फिर पे भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी सूरत में उनका भी आपको सोचना चाहिए कि जहाँ पे अगर आपका जो एहसास प्रोग्राम है बाकी लोगों के लिए है, बाकी ऐसे जो गरीब लोग उनके लिए है, फिर वहाँ पे आपको ये भी सोचना चाहिए, आपके जो एक डाटा बेस में ये चीज़ होनी चाहिए, आपको नॉलेज में इस चीज़ का आपको एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ये समझता हूँ कि जिनको टीचर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो उनकी जो फीसिस होती हैं वो जो वहाँ पे करेंगे तो जो आगे जो टीचर्स की उनकी सैलरीज बनेंगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब वहाँ पे स्कूल भी ऑफ हैं और आपने छुट्टियाँ भी कराई हुई हैं, वालिदैन बच्चों की फ़ीस वगैरह नहीं पे कर रहे, और वो जो इतने पैसे लगा के इतना टाइम स्पेंड करके जिन्होंने तालीम हासिल की है इतनी मेहनतों के बाद वो जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पे मैं ये समझता हूँ किसान है कि उनकी तो यही हैसियत होती है कि भाई ये हमारा सैलरी है तो हमारा निज़ाम चलेगा, ना उनकी सैलरी आ रही होती है, ना आप स्कूल चलाने दे रहे होते हैं। लेकिन मेरी इल्तमास जो आपसे ये है कि जिस तरह एहसास प्रोग्राम के तहत आप जो ऐसे जितने भी जो नए टीचर्स हैं और जिन्होंने अभी रिसेंटली जिन्होंने मीन्स कि अपनी तालीम कंप्लीट की है और जो न्यूली उन्होंने जॉब शुरू की है, जिनको अभी शुरू किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ, तो एहसास प्रोग्राम उनका हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। और स्पेशली आगे पीछे अगर ना भी हो, एटलीस्ट जो यहाँ पे कोरोना जब आप कोविड-19 के दौरान जब आप स्कूल कॉलेज ऑफ करते हैं, ऐसी सूरत हाल में जो स्कूल इंतजाम को अगर नहीं पे कर रही, एटलीस्ट वो डाटा आपके पास जरूर होना चाहिए ताकि आप उनको पे कर सकें। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर देखें, इस कोविड के दौरान क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम से टीचर्स के साथ सैलरीज नहीं दी गई, क्योंकि पेरेंट्स का भी बड़ा अहम रोल था, उन्होंने फीसेस अदा नहीं की, तो जिन इदारों में फीसेस नहीं आई वहाँ आगे टीचर्स को सैलरीज नहीं मिली, तो उस्ताद इस हद तक बेचारा मजबूर हो गया कि वो रेडी पे फ्रूट लगाने पे मजबूर हो गया। ऐसी कई एग्जांपल्स हमने कोरोना में देखी। हम जिस माशरे के अंदर उस्ताद की इतनी तजलील हो, तो मुझे बताएं वो माशरा किस लिहाज से, अखलाकी लिहाज से किस पस्ती के गड़े में गिरा होगा। तो हमें हैसियत इंसान भी समझना चाहिए कि उस्ताद ही वाहिद वो शख्सियत है जिसने इस माशरे को उठाना है। तो अगर हम उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम, मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा पस्ती में मज़ीद धकेले जाएंगे। और एक और चीज़ कि आपने ये भी देखा होगा कि जो बच्चियाँ जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रही हैं, और जब वहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं उनको पे नहीं मिल रही होती, और फिर ये मजबूर हो गए उनको पेट तो पालना ही है।
अब वालिदैन इनको घर में नहीं रहने देते और स्कूल बंद होते हैं और स्कूल में स्कूल वाले नहीं रहने देते। अब ऐसी सूरत हाल में उनको ज़ाहिर सी बात है कि अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए, अपनी जो डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कुछ तो कुछ यहाँ पर उनको करना ही पड़ेगा। फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने फेलोज़ होते हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ा होता है 7वीं 8वीं से भागे होते हैं, उन्होंने जो काम कारोबार उन्होंने किया होता है उनके साथ से जाते हैं, फिर वो उनकी मेहनतें करते हैं आप हमें जॉब दें। फिर जो किसी काबिल भी नहीं होते फिर वो कहते हैं चल ठीक है आसान करके हम आपको जॉब दे देते हैं। और फिर वो उनके ऊपर ये बताते हैं कि फिर मीन्स कि आप तो स्कूल में हमसे आगे थे और पढ़ाई में हमसे लायक थे, फिर आपको क्यों नहीं जॉब मिली। फिर ये देखने कि ये हमारे लिए एक सोचने का मकाम है, एक अलमिया है और ये हमारे जो आला हुकाम हैं, जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, काश कि ये बात आप सोच सकें कि उस वक्त उनके ऊपर क्या गुजरती है। वो चंद एक जो फीलिंग होती है उनके शूज़ में आप अपना पाँव डाल के महसूस कीजिए कि इंसानियत की तो उस लिहाज से तजलील होती है, लेकिन जो इल्म का जो मेयार है फिर वो जो बच्चा जो बच्ची होगी वो अपनी नस्ल में से भी किसी को नहीं पढ़ाएगा। उसका ये आइडिया हो जाएगा कि अगर इल्म के अगर हासिल कर कि मुझे ये अगर इसका सिला मुझे मिल रहा है तो फिर मैं ये समझता कि मैं इल्म नहीं हासिल करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर साहब हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं? देखें जी, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ उन्होंने एक पॉलिसी तरतीब दी वन कैरिकुलम का, इसी तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए वो जो नौजवानों की, पढ़े लिखे नौजवानों की एक मैं समझता हूँ यलगार है, उनके लिए भी प्लीज़ जो है ना वो काम करें। और एक और चीज़ भी आपने ये देखी कि किस तरह के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो यहाँ पे उन्होंने यकीन साहब तो कर ही दिया और वन नेशनल जो करिकुलम ऑर्डिनेंस उन्होंने इसका मंजूरी दे दी, लेकिन क्या ही बेहतरीन ये होता है कि जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल के जो यहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, इनको भी जिस तरह वो तमाम को तमाम रायत दी जाए, वो तमाम कितना फैसिलिटी दी जाएँ, वो तमाम फैसिलिटेशन उनको दी जाएँ कि जो एक गवर्नमेंट स्कूल को दी जाती है, एक जिस तरह बाकी जो टीचर्स होते हैं उनको दी जाती हैं। आप ये देखिए कि जो एक गवर्नमेंट स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, जो हेडमास्टर होता है, उसको कितनी मराहत होती हैं, उसको कितनी फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल का टीचर होगा, जो प्रिंसिपल होगा, उसको कुछ भी नहीं दिया जाता। यार एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि अगर ये जितने स्कूल ये रजिस्टर्ड हैं और उनकी तरफ से मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा हुकूमत वक्त से कि जिस तरह वो तमाम उतना फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो उनके स्टाफ को दी जाती हैं, फैकल्टी को दी जाती हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल हैं उनके मालिकान हैं या जो उनकी वहाँ पे फैकल्टीज़ के जो लोग हैं उनको भी हर हाल में देने चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर देखें, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान को अगर सामने रखें तो हमें ये तयन करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर कैसे चलते हैं। अब उसमें मेजर हिस्सा अगर हम बच्चों की तालीम के हवाले से देख रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल्स का अहम रोल है, लेकिन बजाय इसके कि प्राइवेट स्कूल्स को मराहत दी जाएं, कदम कदम पर हर्डल्स हैं। तरह 25 किस्म के तो टैक्स नाफिज कर दिए गए हैं। तो ये एक सोशल सर्विस है तालीम देना। गवर्नमेंट ये बोझ नहीं उठा सकती थी तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर आगे आया। तो अब बजाय इसके कि हम प्राइवेट सेक्टर की मावनत करें गवर्नमेंट के हवाले से, हम उनके रास्ते में मजीद रोडे अटका रहे हैं, कभी किस हवाले से कभी किस हवाले से। सरदार गुल साहब स्माइल भी पास कर रहे हैं जब से मैंने शो शुरू किया है उस वक्त से लेकर अभी तक, और साथ बातें भी कर रहे हैं, बड़े अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और ये दबे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ ऐसी को यहाँ पे डेंट था आपके निज़ाम तालीम में कि जिसको यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके यहाँ पे संभाले हुए हैं, उस डेंट को पूरा कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप उनको यहाँ पे मतलब बैक नहीं दे सकते तो उनके रास्ते में हडल भी ना क्रिएट कीजिए, क्योंकि हम भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और ये एक माशरे के अच्छे और अजीम इंसान हम भी पैदा कर रहे हैं। एटलीस्ट आपको यहाँ पे एकोमोडेट तो हर हाल में करना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे सरदार साहब देखने को मिलती है कि जो प्राइवेट स्कूल की जो फैकल्टी होती है, क्या इसको हायर करने का कुछ पैक्ट किस्म का कोई निज़ाम है? कोई जिस तरह गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे NTS वगैरह किया जाता है और ये तमाम टेस्टिंग से गुजारने के बाद एक इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट वहाँ पे की जाती है। तो प्राइवेट स्कूल में कैसी होती है? उसमें सर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने असातिज़ा की सैलरीज देख ले। अब वो एक बच्चे पे जो उनका एक्सपेंस आ रहा होता है वो 7 से 8 हज़ार रुपये तक आता है जो गवर्नमेंट है। अब प्राइवेट स्कूल्स आप बिलीव करें कि 500 रुपये फ़ीस से लेकर मुख्तलिफ ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे स्कूल्स हैं जो लेस दैन 5000 फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। वो मोर देन 90% स्कूल्स हैं ऐसे। अब 2000 सर, चलें लेस दैन 2000 मान लेते हैं, फैक्ट्स यही हैं। अब हम वो स्कूल्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स
ठीक है, टीचर हायर करते हैं, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं हमारी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर। और एक क्राइटेरिया, अब चूँकि कंपटीशन का दौर है, जब आपका उस्ताद एलिजिबल होगा तो आपका स्कूल सर्वाइव करता है। और पेरेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स और जो बच्चा है वो बेहतरीन जज है। आजकल बच्चे इतने माशाल्लाह से तेज़ हैं, वो फ़ौरन जज कर लेते हैं कौन सा टीचर हमें जो है वो डिलीवर कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। बच्चे तो उस्ताद बन जाते हैं, उस्ताद बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। और क्यों ना बने भाई, क्योंकि बच्चों को जब इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, ये जो इस चीज़ का जो IQ लेवल है बच्चों का, ये कहाँ से ये स्ट्रेंथन होता है? ये स्ट्रेंथन होता है कि जो बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो बच्चे को जो घर में लीडिंग दी जाती है। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर साहब आपने महसूस की होगी, हमारे बच्चे में आ रही है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो उनके प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दुआएं तमाम आ रही होती हैं, बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहने के आदाब, और बड़े से बात कैसे करनी है, इंग्लिश में उर्दू में कैसे बात करनी है, सब चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहाँ पे मुझे काफ़ी डंट फील हो रहा है कि हमारे बच्चे मीन कि उनका जो रुझान इस्लाम की तरफ नहीं हो रहा, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में होते हैं। इसकी क्या लॉजिक है, क्या वजह है? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने स्कूल की बात करूँगा। हमारे स्कूल में अभी शुरू से ही दुआओं का एहतमाम है और कुरान की तालीम जैसे वन करिकुलम में भी शामिल की गई है, और ये इस हुकूमत का बेहतरीन और एहसन अमल है, ठीक है। और हम अपने मज़हब के साथ रोशनास हों, हमारे बच्चे इसके साथ फेमिलियर हों, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है इस गवर्नमेंट का। और हम अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर में ऐसी जो आपने बात की ऐसी नहीं है। अल्लाह के फजल से हमारे बच्चों को दुआएं, हमारे बच्चों को कुरान और हमारे बच्चों को जो दीनी तरतीब है या आदाब हैं या उठने बैठने के आदाब हैं या वालदैन से बात है या अपने हमसायों से बात है, वो दूसरे स्कूल सिस्टम से बेहतर है। एडमिन की जो मेरा जो एक्सपेरिमेंट गुजरा है, मैं ये समझा किसी एक जगह से होके शायद मेरा ये एक्सपेरिमेंट गुजरा है, लेकिन ओवरऑल जो जहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं बेहतरीन तरीके से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान के प्रोग्रेस में, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने की आती है कि क्या मुल्क पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो हमारे गवर्नमेंट है, कितना ये एंगेज करती है प्राइवेट स्कूल के जितने भी मालिकान हैं या प्राइवेट स्कूल के जितने भी यहाँ पे आला अथॉरिटीज़ हैं, जो इनके टीचर्स हैं और जो इनके जो इसकी जो गवर्निंग बॉडी के जो चेयरमैन हैं और जो वाइस चेयरमैन हैं, इनको किस हद तक इंगेज करती है। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब भी कोई यहाँ पे रूल बनाती है एजुकेशन के ऊपर, तो वो क्या प्राइवेट स्कूल के जितने भी जो असातिज़ा हैं या इनके जो गवर्निंग बॉडी के मेम्बरान उनको इंगेज करती है या नहीं करती, या खुद से बना के वो इनके ऊपर इम्पोज कर देती है? इससे पहले ये हुआ कि जितने भी इससे पहले जो ऑर्डिनेंसेस हमारे सामने आए हैं, तो वैसे नाम नहाद के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उनको इंगेज किया गया है। लेकिन जब हमारे दोस्तों से बात होती है, जब लोगों से बातचीत हो रही होती है, वो जो कह रहे होते हैं कि इस तरह की गवर्नमेंट हमें पूछती तक नहीं, और जो भी यहाँ पे हमें रेडीमेड किस्म का रूल आता है हमें उसके इम्प्लीमेंट हर हाल में करना पड़ता है। ये एक सेटबैक है गवर्नमेंट। हम आज के इस प्रोग्राम का जो कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स को, बिकॉज ये एक मेजर स्टेक होल्डर है हमारे इस मुल्क का, और इसकी जब हम इनको इंगेज नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे तालीम को जो पहिया है ये अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। तो आखिरी चंद मिनट से हमारे पास हैं, आखिरी मैसेज लेना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब से कि आप क्या यहाँ पे कहना चाहेंगे उन वालिदैन को कि जो आज इस कोविड-19 के दौरान अपने बच्चों को बार बार छुट्टियाँ होने पर मजबूर करते हैं? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि बच्चों का बहुत नुकसान हो गया। ये 1.25 साल बहुत कीमती वक्त है जो बच्चों का जो है ना वो ज़ाया हो गया। अब मज़ीद वक्त को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। वालिदैन भी अपनी पूरी कोशिश करें कि बच्चों को एंगेज रखें, और गवर्नमेंट से भी हम ये दरख्वास्त करेंगे कि ये बार बार स्कूल का बंद होने वाला अमल है, इसको रोका जाए। जैसे देखें, सबसे ज़्यादा ताउन प्राइवेट सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में हमारे असातिज़ा ने और हमारी पूरी टीम ने गवर्नमेंट के साथ किया। देखें, वैक्सीनेशन का मामला था, वैक्सीनेशन भी 100% जो है ना वो स्कूलों ने की। गवर्नमेंट की टीमें बाकायदा से विज़िट करती रहीं। जहाँ वो उसका मसला आया डेंगू मच्छर का, उस मामले में भी गवर्नमेंट के साथ जो है ना प्राइवेट सेक्टर ने पूरा ताउन किया। इसके बावजूद जो है ना प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है ना वो जाती है और इसको तो एकोमोडेट किया जाए। जी, आखिरी मैसेज सर, एक शेर से इख्तिताम करूँगा ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको ख़ुद अपनी हालत के बदलने का। अब वक्त आ गया है कि पेरेंट्स को भी आगे आना होगा, अपने बच्चों के एजुकेशनल राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, वरना ये बार बार गवर्नमेंट इसी तरह क्लोजर्स ऑफ स्कूल्स करती रहेगी। और असातिज़ा क्योंकि इसमें पार्टी हैं, तो शायद गवर्नमेंट को लगता है कि इन्हें अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। इस कोविड के दौरान आपने देखा होगा
कि उस्ताद सड़कों पर भी आया अपने हकूक़ के लिए, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। बहुत बड़ी तो हमारे कहे बगैर हमारे मसाइल को समझना चाहिए। हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी मुशावरत के बगैर कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं नाफिज करनी कोई चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी नहीं नाफिज करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब डॉक्टर तारिक महमूद साहब का, यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। और सरदार गुल ज़ुबैर खान साहब, बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छी अच्छी बातें की और हमारे तमाम सुनने वालों के सामने रखें। जाते जाते एक पैगाम मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा कि देखिए कि एजुकेशन का जो मेन मकसद ये होता है अच्छा शहरी बनना और एक अच्छा इंसान बनना। जब हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, एक अच्छा शहरी बनेंगे, तो फिर जो भी हमारे तवक्कुआत होंगी, जो हमारे वालिदैन की हमारे ऊपर उम्मीदें होती हैं, जो हमारे असातिज़ा की हमारे ऊपर जो उम्मीदें होती हैं, हम उसके बेहतरीन तरीके से बात की एहसन अंजाम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है इसको भी सोचना चाहिए कि जो बच्चा जो बच्ची स्कूल कॉलेज से फ्री होती हैं, तो क्या उसके फ़ौरन बाद उसको जहाँ पे जॉब दी जाती है उसको बाइज़्ज़त तरीके से इंगेज किया जाता है या नहीं किया जाता? क्या सिर्फ जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्री पाकिस्तान ने लगाई हैं, क्या हुकूमत जितने भी जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारे पढ़े लिखे जो करीम जो बैरून मुल्क शिफ्ट हो रही है, उसके लिए इसने कुछ इकदाम किए हैं या नहीं किए हैं? लेकिन आखिरी बात मैं आपके सामने ये रखूँगा कि जो भी यहाँ पे मशावरत हो, तो इसमें जो मेजर जो स्टेक होल्डर है प्राइवेट स्कूल, उसको हर हाल में इंगेज हर हाल में करना चाहिए। बिकॉज कि जो हमारी एजुकेशन है इसमें जो मैं ये समझता हूँ कि 70% जो एजुकेशन जो हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, ये हमारे जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे 70% उनका यहाँ पे रेशियो है, मैं ये समझता हूँ जो 30% जो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन जो लोग फॉलो करते हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, तो उनको दोनों को मिल के एक ऐसी प्लान, एक ऐसी स्ट्रेटजी और किसी यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे बनानी चाहिए कि जो मुल्क पाकिस्तान के बच्चों के लिए बेहतर हो और उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। इसी के साथ आज की इस नशिस्त में मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कल एक नए प्रोग्राम के साथ सुनूंगी।